हेलो स्टूडेंट, आई होप सो कि आप सबका 10th का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आइए डिस्कस करते हैं कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जिनके अच्छे बनेंगे वो भी खुश, और जिनके आ ही जाएंगे यार पास होने लायक, देख लो। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी केमिस्ट्री से शुरुआत हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है और आपसे पूछा गया है कि x बताइए प्लस CO2। तो ये रिएक्शन आपने कितनी बार करी होगी कि जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एंड आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा वो हुआ ऑप्शन ए, विच इज क्विक लाइम। आपसे यही पूछा गया है कि x क्या है, तो x आप क्या लिखेंगे, क्विक लाइम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बी, विच इज टर्मरिक एंड लिटमस। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्चुअली लाइन से 7 क्वेश्चंस जो हैं पेपर के वो केमिस्ट्री के ही हैं। तो फर्स्ट सेकंड हमने डिस्कस किया अभी मैम के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज इज। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है वॉशिंग सोडा है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इसमें फिट नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए है वॉशिंग सोडा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, डबल बॉन्ड का तो एक ही है साइक्लोहेक्सेन, जिसमें कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी है, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के अटैच्ड। बाकी ए, सी और डी में कुछ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं जो कि हमें टॉपिक में इंक्लूड नहीं है। एल्केन हेक्सेन पूछा है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, तो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दिखानी है, जहां पर है आपके पास Al2O3 with HCl gives AlCl3 plus H2O एंड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आपको ऑलरेडी बैलेंसिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, विच इज 1, 6, 2 एंड 3। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 2 एंड यहाँ 3 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इधर 2 एल्यूमिनियम, इधर आपके AlCl3 Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जब हम Al के आगे 2 लगाएंगे तो उस केस में क्लोरीन 6 हो जाएंगे। तो फॉर दैट हम क्लोरीन 6 यहाँ पे 6 लिखकर कंप्लीट करेंगे, बट 6 हाइड्रोजन के लिए हमें यहाँ पे 3 इंटू करना पड़ेगा ताकि ये 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो, और इस तरीके से बैलेंसिंग हमारी 1, 6, 2, 3 में कंप्लीट हो जाएगी। एंड ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो इसमें 4 ऑप्शंस जो हैं, उन 4 ऑप्शंस में से 3 जो हैं वो है एल्केन सीरीज के, C4H10, C5H12 एंड C2H6। तो इकलौता बी ऑप्शन जो C7H14 है वो एक एल्कीन ग्रुप का है, तो इसीलिए यही यहाँ पे डिफरेंट हुआ, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा बच्चों को आई थिंक कंफ्यूज किया होगा, क्योंकि देखने में बच्चों को कुछ ये लग रहा होगा कि KHSO4 नाम का कुछ होता ही नहीं है, जबकि हम इसको पोटेशियम बाइसल्फेट कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी जो 11th और 12th क्लासेस आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा विच इज बी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर की रिएक्शन जब आप कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखा रहा है, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 7 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 जो है डायरेक्टली वो केमिस्ट्री का है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैं रिएक्शन लिखता हूं। हाँ जी। Zn प्लस CuSO4। तो इस रिएक्शन में जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। और हमने कई रिएक्शंस में कलर्स पढ़े हैं, ये कॉपर का तो बहुत ही कॉमन है, ये ब्राउन कोटिंग फॉर्म करता है। तो इसमें जो असर्शन हम दिया हुआ है, अ पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग
kept in a copper sulfate solution for some time. तो ये assertion तो ठीक है क्योंकि कॉपर का कलर जो ब्राउन है वही जिंक मेटल पे कोट हो जाएगा, तो assertion ठीक है. लेकिन रीजन में लिखा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. अगर कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगी, पॉसिबल नहीं होगी. तो यहाँ पे रीजन गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ? सी ऑप्शन. assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एंड एश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द एश प्रोड्यूस्ड. पहला नंबर. स्टेट द टाइप ऑफ द रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर. पहला नंबर. यानी ये क्वेश्चन आपको जो पार्ट्स में डिवाइड करके दिए गए हैं इसमें एक एक नंबर के पार्ट्स बनेंगे, ओवरऑल मिला के 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा. तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी. तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के भाई साल की सबसे पहली एक्टिविटी केमिस्ट्री में यही है. मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा विच इज व्हाइट इन कलर, बुक में मेंशन है. तो फिर यहाँ पर रिएक्शन दी थी जो कि ये इंक्लूडेड होती है, बैलेंस इक्वेशन है. और इसमें क्या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका आ जाएगा टाइप ऑफ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाएगा. तो ये 2 मार्क्स का था आई थिंक. हाँ जी, 2 मार्क्स 2 जस्टिफाइड. मार्क्स आपको जस्टिफाई हो जाएंगे. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग, और आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं 3 मार्क क्वेश्चन में, सेक्शन सी में. पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो जिंक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्लासेस में भी बताया गया था. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस से रिएक्ट करते हैं. इसमें 2 ही आते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो इसकी रिएक्शन भी अवेलेबल है हमारे पास. तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इसका रीजन पूछ रहा है. तो जाहिर सी बात है जो एम्फोटेरिक की डेफिनेशन है वही बोलेंगे कि बीइंग इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, सो सॉल्ट एंड वाटर दोनों ही केसेस में बनाता है, इसलिए एम्फोटेरिक कहा जाएगा ऑक्साइड. नेक्स्ट आता है आपका बी पार्ट. सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन बॉटल फिल्ड विद केरोसिन ऑयल. ये आप साल के शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं 9-10 से कि बीइंग सोडियम एंड पोटेशियम. हाँ जी, छोटी क्लासेस में भी इवन पढ़ा दिया जाता है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो एकदम से एयर के साथ रिएक्ट ना हो. क्योंकि अगर वो बिना केरोसिन ऑयल के टच में आएंगे तो वो डेफिनेटली कैच फायर कर लेंगे. ठीक है, तो इसमें आपको यही आंसर लिखना था कि सोडियम जो होता है वो हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर हम उसे बिना केरोसिन ऑयल के लेकर आएंगे तो वो एयर के साथ रिएक्ट होते ही कैच फायर कर लेगा, और उसी कैच फायर से बचाने के लिए हम उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं. नेक्स्ट है सी पार्ट इसका. इन द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट एवॉल्व्ड. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने कई बार साल में पढ़ा है. रीजन सिंपल है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, विच मीन्स कि जिसके साथ रिएक्शन होगा उसमें ये ऑक्सीजन ऐड करवाकर उसको ऑक्सीडाइज करेगा. तो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है, पर हाइड्रोजन गैस बनने के साथ जब उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो फिर वो वाटर बन जाएगा, H2O. इसीलिए इसका रीजन ये है कि बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so as soon as hydrogen gas is formed, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और पेपर में आया भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है स्टेट गिविंग रीजन द रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स. अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट 1 मार्क का हुआ. अब देखते हैं इसमें कितना लिखना ठीक था. मरकरी के लिए पूछ रहा है रिडक्शन प्रोसेस क्या है. तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है उसमें मरकरी और कॉपर है, और दोनों ही लेस रिएक्टिव मेटल्स में काउंट किए जाते हैं. तो इनके रिडक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं तो इनको रिड्यूस कराने के लिए किसी और एलिमेंट या नॉन मेटल की जरूरत नहीं होती, इनको सिर्फ हीट कराने से ही इनका रिडक्शन हो जाता है. सो इसमें सिंपल आप लिख देंगे सो देयर ऑक्साइड्स एज मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, सो देयर ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन या हीट अलोन. ठीक, अगर किसी ने रिएक्शन लिखी भी होगी तो मार्क्स मिल जाएंगे. आराम से सीबीएसई कंसीडर करेगी तब भी उसको नंबर देगी. एग्जैक्टली, अगर 1 मार्क में था आपने सिर्फ थ्योरी भी लिखी है तो मिल जाएंगे आपको मार्क्स. थर्ड पार्ट है सोडियम. सोडियम
अभी अब थोड़ी देर पहले वो पोटेशियम का क्वेश्चन था कि उसको सोडियम का इवन कैरोसिनॉल में क्यों रखते हैं, तो रिएक्टिव है इसलिए। तो रिएक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने इसको रिड्यूस कराने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। क्योंकि सोडियम का जो ओर है वो रॉक सॉल्ट है जिसमें वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म में मिलता है, तो हम क्लोराइड की बात करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिडक्शन प्रोसेस जो करेंगे हम वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा। तो ये भी बहुत कॉमन टॉपिक था और हमने प्रैक्टिस करी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 28 का बी पार्ट। स्टेट गिविंग रीजन फॉर द चेंज इन अपीयरेंस ऑब्जर्व्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर फॉर सम टाइम। इसमें सिंपल आपको रिएक्शन लिखकर आनी थी, जिसमें आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं सिल्वर, कॉपर और आयरन के लिए। तो पहला पार्ट है आपका सिल्वर को जब आप रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, एयर के साथ आपको रिएक्ट करवानी है कुछ टाइम के लिए। तो सिंपल आपको पता है सिल्वर को जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें आपका, हाँ इसमें एग्जैक्टली जैसे सिल्वर, अगर हम अदर बुक्स की बात करें, एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है कि सिल्वर जब सल्फर से रिएक्ट करता है कुछ टाइम के लिए तो वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है विच इज ब्लैक इन कलर। लेकिन थोड़ा और ज्यादा डिटेल में कहें तो सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो वो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है और जिससे सिल्वर ब्लैक इन कलर सब्सटेंस बनता है। तो अगर आपने सल्फाइड लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और एनसीईआरटी में सल्फर कहा गया है तो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे ही। हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड पार्ट है कॉपर। कॉपर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और वैसे हमने पढ़ा भी है कि मॉइस्ट एयर से, मतलब H2 प्रेजेंट है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको मिलाने पर बनता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट और जिसका कलर होता है ग्रीन। ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली जैसे 3 पॉइंट्स दिए ना, बिल्कुल लाइन से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब आप ये टॉपिक एनसीईआरटी में देखेंगे, इवन ऑर्डर भी अलग नहीं है, पहले सिल्वर है फिर कॉपर है फिर आयरन है एनसीईआरटी में। थर्ड पार्ट आयरन ही दिया है इन्होंने। मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, इसकी तो एक्टिविटी भी है हमारे पास जिसमें हमने शो किया है कि आयरन तब तक रस्टिंग शो नहीं करता, रस्ट नहीं फॉर्म करता जब तक ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस ना हो। तो यहाँ पे मॉइस्ट एयर मींस वाटर और एयर इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इट फॉर्म्स ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो ब्राउन कलर का यहाँ पे रस्ट फॉर्म होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने कलर चेंज पूछा था। मतलब हम रीजन में देंगे तो 1 मार्क ईच है तो इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और लखमीर में भी दिया गया है फॉर द प्रैक्टिस। 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं A, B, C, D और E, और उन सबके पीएच पेपर पे जो आपके सॉल्यूशन दिखाए गए हैं वो हैं आपके पास, जैसे सॉल्यूशन है A, B, C, D एंड E। A के लिए 4, 1, 13, 7 एंड 10। ये है आपके पास 5 सॉल्यूशन और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे के 5 पार्टों के जवाब देने हैं, जिसमें पहला पार्ट पूछा गया है स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक है और हमने पढ़ा है कि एसिड का पीएच कंसेंट्रेशन से इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू जो पीएच की आ रही है वो 1 है, इसलिए फर्स्ट पार्ट के लिए तो बी आएगा। नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। एल्कलाइन मीन बेसिक, तो बेसिक सबसे ज्यादा जिसमें पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी वो होगा, इसमें 13 है तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक हमने पढ़ा है कि 7 न्यूट्रल होता है, उससे नीचे पीएच वैल्यूज जो होती हैं वो एसिडिक लेवल को शो करती हैं और ऊपर की बेसिक को। तो वीकली एसिडिक है तो 7 से नीचे की वैल्यू देखनी होगी। तो 7 से नीचे में हमारे पास 4 ही अवेलेबल है क्योंकि 1 तो हमने लिख लिया है ऑलरेडी, तो ये वीकली एसिडिक। नेक्स्ट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल 7 को शो करता है। एंड नेक्स्ट इज वीकली एल्कलाइन। अब बचा ये है तो हम इसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट में आ जाइए, अरेंज करना है हमें इन सॉल्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यूजुअली हम इस वैल्यू के हिसाब से अरेंज करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, मतलब सबसे कम H पॉजिटिव से सबसे ज्यादा H पॉजिटिव जाना है। तो सबसे कम H पॉजिटिव आयंस वहां होंगे जहां पीएच वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू पीएच की 13 है, तो सबसे पहले C होगा, उसके बाद 13 से कम में आप 10 आएंगे तो E होगा, उसके बाद 10 से कम में 7 आएगा तो D होगा, उससे बड़ा 7 से कम 4 आएगा तो A होगा, और सबसे कम है B
तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव इसमें होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो यूजुअली गलती में हम इसके हिसाब से अरेंज कर देते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में वैसे बहुत सारे हम लिख सकते हैं, पर अमोनियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सॉल्ट में एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनता है, तो ये तो ऑलरेडी सॉल्ट दिया है। अब हमें पूछ रहा है कि इसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस। तो हमने पढ़ा था कि नाम का जो सेकेंड हाफ होता है वो पेरेंट एसिड से लिया जाता है। तो ये क्लोराइड आ रहा है, इसलिए ये HCl इसका पेरेंट एसिड होगा। और फर्स्ट पार्ट NH4 है, तो ये बेस से लिया जाता है, विच मींस हाइड्रोक्साइड। तो हम इसके लिए हाइड्रोक्साइड साथ में जोड़ेंगे, तो NH4OH। तो ये आपका पेरेंट बेस एंड पेरेंट एसिड हो जाएगा। दूसरे में आपसे पूछा है अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मतलब जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग लिया गया हो। तो यहाँ पे हम वही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, Na2CO3 बहुत बार पढ़ा है, इसकी फॉर्मेशन भी पढ़ी है। अब सेकेंड हाफ जो होगा कार्बोनेट, ये एसिड से लिया गया होगा, तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट विच मींस कार्बोनिक एसिड, फॉर्मूला H2CO3। और सोडियम है, ये फर्स्ट हाफ बेस से लिया गया होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो विच मींस ये NaOH हो जाएगा। वैसे आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते थे, ये कॉमन है इसलिए हम लोगों ने यही पिक किया। अगर आपने कोई और लिखा होगा, एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट भी लिख कर आएंगे और उनका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस भी लिख कर आएंगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज घबराइएगा मत कि हमने ये आंसर लिख दिया हो तो आप सोचे कि बस इसका यही आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एसिड और बेस के क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करके आएंगे तो आपको प्रॉपर नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें और पार्ट में जो दूसरा पार्ट पूछा गया है 34 का, वो आपका NCERT का ही सवाल है प्रॉपर। नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ the process which is used to prepare sodium hydroxide from the sodium chloride। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसको हम क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। In this process, along with the main product, two gases X and Y are also given off at the two electrodes. Name X and Y specifying the name of their respective electrode and each gas is obtained. One of these gases when react with dry calcium hydroxide to form the compound Z, which is widely used in the water treatment plant and textile industries, Z, and write the chemical equation for the reaction involved in its formation। तो मैम रिएक्शन तो NCERT में बच्चों ने इतनी बार पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है गैसेस X एंड Y। अब ये कोई दो गैसेस है, तो ऐसा नहीं कि आपने ये सोचो कि पहले H2 हमने रिएक्शन में था तो हम पहले वही लिखें। आप इधर H2 या Cl2 में से भी कोई ले सकते हैं, जो भी आप यहाँ लिखेंगे उसके नेक्स्ट में आपने दूसरा वाला फिल किया होगा। हाँ, जवाब उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। चलो रिएक्शन के हिसाब से हम पहले H2 लिखा करते हैं, तो H2 लिख लेते हैं। ये दोनों गैसेस हैं। अब उसने इस गैस के बारे में आगे पूछा है कि क्या लिखा था मैम? ड्राई पे फॉर्म हो रही है। अच्छा हाँ, ये कौन से हाइड्रोजन फॉर्म होगी कैथोड पे। हाँ जी। हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और क्लोराइड आयन नेगेटिव होता है तो फिर वो हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये बनेगा। और इसमें रिएक्शन जो है वो NCERT में दी हुई है, प्लस हमने कई बार प्रैक्टिस करी है, तो उसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब इनमें से किसी एक गैस को जब हम ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस टू फॉर्म CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और प्लस वाटर। तो ये कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ अलग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट है आपका 37 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे बोला गया है, मोर देन 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। The diversity of these compounds is due to the capacity of carbon atoms for bonding with one another as well as with other atoms. Most of the carbon compounds are the poor conductor of electricity and have the low melting and boiling point. आपसे इस पैराग्राफ के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है पहला पार्ट, write the molecular formula of the first two member of homologous series
हैविंग फंक्शनल ग्रुप। पैराग्राफ बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, पैराग्राफ में से सवाल एक भी नहीं पूछा गया फिलहाल। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप Br। अगर उसने फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया होता और एल्केन एल्कीन या एल्काइन रखा होता तो आप अकॉर्डिंग टू दैट आप आंसर दे सकते थे, लेकिन उसने यहाँ फंक्शनल ग्रुप Br को मेंशन कर दिया है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दैट पहला आपका होमोलोगस बनेगा ब्रोमोमीथेन जिसका फॉर्मूला आ जाएगा CH3Br एंड दूसरा आ जाएगा ब्रोमोइथेन जिसका फॉर्मूला आ जाएगा C2H5Br। सेकेंड पार्ट में आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं फंक्शनल ग्रुप के और उसके अकॉर्डिंग आपको उस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है, जिसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH, तो ये आप बहुत शुरू से पढ़ते आए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं CHO विच इज कॉल्ड एल्डिहाइड। ठीक है, यूजुअली मैम होता ये है कि बुक्स में ना वो ऐसे लिखने की आदत होती है, तो ये कंफ्यूजन हो सकती है कि बच्चे सोचे हम तो ये पढ़ के आए हैं, ये तो कैसे देख लिया, थोड़ा सा घुमा तो दिया उन्होंने, बस और कुछ नहीं है, बाकी ये स्ट्रक्चर सेम है दोनों। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप ये एल्डिहाइड कहलाएगा। दूसरा आपको दिया गया है, ये तो डायरेक्ट ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी उम्मीद है, कीटोन ग्रुप, इसको हम कीटोन ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, इसका सी पार्ट है, दो पार्ट मैंने डिस्कस किए। सी पार्ट में कह रहा है व्हाट वुड बी ऑब्जर्व on adding a 5% alkaline potassium permanganate drop by drop to some warm ethanol taken in a test tube। ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे हमने जनरली ये पढ़ाई करते वक्त चीजें समझी थी, लेकिन एक्टिविटी प्रॉपर इसकी हमारे पास बुक में अवेलेबल है। तो ये स्टेट द रोल ऑफ KMnO4, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है बाय यूजिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इन्होंने यह मेंशन किया है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट 5%, वैसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब इन्होंने अगर लिखा है तो हम एरो के ऊपर नेसेसरी कंडीशंस में ये बात लिखेंगे और ये बनेगा, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है। ये वो रिएक्शन है जिसमें दोनों ही वो कंपाउंड जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ाए गए हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों इंक्लूड होते हैं, एक रिएक्टेंट साइड पे और एक प्रोडक्ट साइड पे। तो रिएक्टेंट साइड पे इथेनॉल है तो प्रोडक्ट साइड पे क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। कह रहे स्टेट द रोल ऑफ KMnO4 इन द रिएक्शन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो ये NCERT में डायरेक्टली अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें दोनों प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर मेन नेसेसरी कंडीशन जो कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट CH3CH2OH एरो के ऊपर अल्कलाइन KMnO4 एंड डायरेक्टली आप CH3COOH लिख सकते हैं, उसमें आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसका और पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। व्हाट इज द रोल ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो आपको यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीजें दी गई हैं। ये आपका रिएक्शन है, इथेनॉल को जब भी आप हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो कॉन्क H2SO4 हमारा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, वाटर रिमूव कराना। क्लियर? अगेन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जिसमें आप इथेनॉल को जब कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड साइड प्रोडक्ट जो आपका रिमूव हो जाएगा वो होगा वाटर। तो आप CH3CH2OH प्लस कॉन्क H2SO4 gives CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O लिखेंगे डायरेक्टली एंड नेक्स्ट लाइन में आप कॉन्क H2SO4 इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, डोंट वरी। तो ये थे आपके कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा टू द पॉइंट NCERT दिए गए थे। नाउ अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि फिजिक्स। केमिस्ट्री का पेपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके आंसर्स देखे। आइए अब डिस्कस करते हैं फिजिक्स का पार्ट विवेक सर के साथ। और ये आउटसाइड दिल्ली का पेपर है 10 साइंस का, जो आज ही हुआ है, सेट 1। स्टार्ट करते हैं सर। तो स्टार्टिंग से 12 क्वेश्चन तो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो के हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन सर, एक मिनट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहला जो है वो फिजिक्स का है। आइए देखते हैं। The phenomena of light involved in the formation of a rainbow in the sky are, मैं पहले डायरेक्ट आंसर बता दूं, इसका ऑप्शन सर डायरेक्ट डी है। सर देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है, आई थिंक लास्ट ऑप्शन में लिखा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब बी ऑप्शन में रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन है और डी ऑप्शन में भी रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन है, कॉमन वर्ड है, लेकिन बी ऑप्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और डी में सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन।
अच्छा, कई बुक्स में जैसे सर कह रहे थे, कई बुक्स में ये मेंशन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे लखमीर में भी अगर हम देखें तो, पर हम एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है हम वो देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रॉपरली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, कहीं टोटल वर्ड नहीं आया। क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कंफ्यूजन ये हो सकती है कि दोनों साउंड सेम कर रहे हैं। मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेसिक डिफरेंस अगर नहीं जानता ऑप्शन में वो भी टिक कर सकता, बट प्रॉब्लम अब यहाँ पर सॉल्व ये करना है कि आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया था एनसीईआरटी में, और दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 12th में पढ़ाया जाएगा जब आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड। तब इसलिए ऑप्शन में कंफ्यूजन सर तब आपको पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट की तरफ देखें सर, क्वेश्चन नंबर 14। इन द केस ऑफ द 4 वायर्स द सेम मटेरियल, अब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी कॉमन होगी, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। अब डिपेंडेंसी अब हमें पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। अगर हम फॉर्मूला जानते हैं रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी कॉमन होगी, मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। लेंथ और एरिया पे अब डिपेंडेंट है कि हम डिपेंडेंट है कि यार रेजिस्टेंस को मिनिमम रखना है। प्रोपोर्शनल में लेंथ आता है, इनवर्स एरिया होता है, बट एरिया को यहाँ पर गिवन फॉर्म में नहीं रखा, उन्होंने डायमीटर रखा है। तो मुझे अब ये भी याद होना चाहिए दैट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम पाई डी स्क्वायर बाय 4 कहते थे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर हो जाएगा। फाइनली रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ डायमीटर। बेसिकली जो इन्होंने फॉर्मूला पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शन में है और इनवर्सली एरिया के है, तो हमें बेसिकली कंफ्यूजन भी अच्छी वाली पता क्यों होगी, आप डायमीटर का स्क्वायर नहीं करोगे, और मुझे पता है क्योंकि एरिया हम जानते हैं, हम डायरेक्ट प्लेस करना जानते हैं, स्क्वायर ऑफ डायमीटर मेंशन्ड है, हमें डायमीटर का स्क्वायर करना होगा। इन शॉर्ट हमें यहाँ पर जो रेशियोज गिवन है हम इसमें L बाय स्क्वायर ऑफ डायमीटर फाइंड करेंगे 4 ऑप्शंस को लेकर। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। 2 लेंथ मिनिमम होनी चाहिए, डायमीटर मैक्सिमम होना चाहिए, इस नोट को याद रखना, बस काम हो जाएगा। डी ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, चलिए देखते हैं। assertion reason, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड वाले चैप्टर से आ गया। assertion पढ़ी सो red light signals are used to stop the vehicles on the road। ये तो कई बार पढ़ाई, ह्यूमन आई छोटा चैप्टर है उसमें कई बार लास्ट टॉपिक में ही हमने पढ़ा है कि रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है, स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए हम व्हीकल्स में या ट्रैफिक लाइट्स में हम इसका यूज करते हैं। यूजुअली डेंजर सिग्नल्स जो हम चाहते हैं कि दूर तक नजर आए, फॉग लाइट्स उसको स्कैटर ना करें, काफी दूर तक हम उसे देख सके प्रॉपर्ली, तभी हम रेड को ही ऑप्ट करते हैं फॉर द डेंजर सिग्नल्स। और रेड बेसिकली स्कैटर्ड लीस्ट के लिए हम कर रहे हैं ना। अब आप देखिए रीजन में क्या लिखा है, रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट होगा तो हमारे आंखों तक वो लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, तो फिर डेंजर सिग्नल्स में हम इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं। इसलिए रीजन असर्शन तो सही दिया है पर रीजन गलत दिया हुआ है। स्कैटर्ड द लीस्ट होता तो ये सही होता, चलिए हम वो नहीं देखेंगे। स्कैटर्ड द मोस्ट है तो इसका मतलब रीजन यहाँ पे गलत जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर है क्वेश्चन नंबर 24, चलिए देखते हैं। अगेन क्वेश्चन ह्यूमनाइज कलरफुल वर्ड से ही आ गया है। When do we say that a particular person is suffering from a hypermetropia? डिफेक्ट्स के हमने वैसे पढ़े तो 3 पार्ट से प्रेसबायोपी भी लास्ट में पढ़ा था, बट अब हाइपरमेट्रोपिया में जो बेसिक पार्ट है कि हम पास का नहीं देख सकते, नियर बाय ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें मेंशन तो बस यही है ना, बस व्हाट डू पर्टिकुलर पर्सन नॉट, 2 नंबर का है सर इसमें, बस यही कि हम ये बता दें कि व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, उसने पूछा है कि मतलब पर्टिकुलर रीजन क्या है, पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब क्या है, व्हेन डू वी से दैट, तो हमें सिंपल लिखना है व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, मतलब एकदम क्लियरली अलग। और इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है लिस्ट 2 कॉजेस फॉर दिस इफेक्ट। अब देखो इसको तो आप सिंपली नोट करोगे कैसे, कोई अगर पास का नहीं देख पा रहे तो ऑटोमेटिकली हम कहते थे फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो गई है, कन्वर्जिंग पावर इनवर्स होने की वजह से डिक्रीज। इवन सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास में कितनी बार डिस्कस किया हम लोग, लोअर कन्वर्जिंग पावर है एंड द साइज ऑफ द आईबॉल इज बिकमिंग शॉर्ट नॉट लॉन्ग, क्योंकि अगर रे डायग्राम आप पुराना याद करोगे तो उसमें हमने 2 पार्ट में माइपिया भी पढ़ा है, वहां पे एलोंगेशन वर्ड था और इसमें शॉर्ट था, तो शॉर्ट एंड वर्ड है तो यहाँ पे आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट एंड सेकंड हो जाएगा लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ठीक है, ये 2 मार्क्स का था, जस्टिफाई। क्वेश्चन अच्छा 25 नेक्स्ट है, draw a label diagram to show the pattern of magnetic field lines produced due to a current carrying straight conductor। तो इसमें 3 थे, स्ट्रेट कंडक्टर, लूप और सोलेनॉइड। तो सबसे इजी वाला, सबसे इजी वाला दिया, मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में जब भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ एरो लगाते हैं, वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट से। तो बस वही कह रहा है यार, डायरेक्शन तो मेंशन करनी ही चाहिए, तो नॉर्मल चीज पूछिए। अगेन उसके बाद मुझे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना अराउंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमको करंट और डायरेक्शन के फिंगर्स एंड सर्कल दैट कंडक्टर will give the direction of magnetic field lines। ठीक है,
2 मार्क्स जस्टिफाइड। इसका ऑप्शन भी नेक्स्ट में ऑप्शन और में देखो क्या है, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा मान लो ये यहाँ तक question समझ बहुत में, अच्छा है। हाँ मान लो यहाँ तक समझ में नहीं लिया है, हाँ। आगे पढ़ते हैं। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। अब सॉफ्ट आयरन कोर को हम यूज करते थे सोलेनॉइड, जब हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट आयरन कोर पे हमें इसको मैग्नेटिक कनेक्ट करने के लिए ही लास्ट में गए थे। Exactly. क्योंकि हम जानते थे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते थे जो कि बच्चे पहले से शायद कंफ्यूज है, लेकिन डिवाइस confusion दूर है। हाँ। परमानेंट मैग्नेट भी हमें किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, सो वी नीड अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम उसमें पीस ऑफ द सॉफ्ट आयरन या फिर स्टील भी रख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट। इन शॉर्ट बेसिकली इन शॉर्ट इसने इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दिया। हां, एक सॉफ्ट तरीके आयरन से पीस इन सोलेनॉइड जो हमने पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पूछा, फैक्टर्स भी नहीं, सिर्फ मतलब ड्रॉ बच्चों करने को के लिए। यहाँ से हिंट मिल जानी चाहिए कि सॉफ्ट आयरन को हमने वहां सोलेनॉइड में ही पढ़ा है और कभी हमने उसका डिस्कशन रखा है। हाँ, इसलिए सिंपल यहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली कंडीशन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन इजी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर 30 31 यस। थ्योरी है, बढ़िया। नेम एंड एक्सप्लेन, अब देखते हैं क्या। द फिनोमेना ऑफ लाइट ड्यू टू विच द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। सर ये तो 9th में भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट वाला टॉपिक तब भी था। तो यहाँ पे नेम तो टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। फिनोमेना में आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन भी ये होती है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझाएंगे। टिंडल इफेक्ट नेम हो गया। Also state the dependency of color of the light we receive. The basis है size of particles आ गया। अब ये ना स्कैटरिंग का बेसिक फंडा है कि हमें साइज ऑफ पार्टिकल्स पे हम डिपेंडेंट होते हैं कि यह कौन सा कलर स्कैटर होगा, दे आर चूजी और नॉट चूजी। तो इसमें आ जाता है फंडा। अगर हम पढ़ते थे लार्ज साइज पार्टिकल होंगे तो सारे कलर्स ऑफ लाइट को इक्वली स्कैटर करेंगे, हमें व्हाइट लाइट ही नजर आएगी। बट पार्टिकल जब स्मॉलर इन साइज होते हैं ना, तब वो ध्यान रखते हैं कि हमें वेवलेंथ ऑप्ट करनी है जो शॉर्टर वेवलेंथ हो। देन इट विल बी, अभी हम जानते हैं कि ब्लू कलर वाला पार्ट हम स्काई ब्लू एनसीईआरटी में सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो फाइन पार्टिकल्स बेसिकली ब्लू कलर लाइट को स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से स्काई ब्लू दिखती है। और लार्ज साइज पार्टिकल्स वो पूरी सारे ही सारे ही कलर्ड लाइट को करेंगे, व्हिच मींस व्हाइट इन कलर। तो व्हाइट ही स्कैटर होगी। अगला ही क्वेश्चन है 32। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन अ डोमेस्टिक सर्किट। सर अब यार यहाँ ना ये ना क्वेश्चन ही इजी पर है। एक्सप्लेन बोला है लेकिन ब्रीफ में बोला है फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज का बेसिक फंडा था कि भाई हमें सर्किट को, अप्लायंसेस को भाई सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। गिवन पार्ट में इन्होंने न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिया है, 3 किलोवाट मेंशन कर दिया है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं, चेक करो। 32nd क्वेश्चन में उसने पार दी है में 3 किलोवाट। हाँ ध्यान रखिए। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई 220 वोल्ट्स है, दैट इज पोटेंशियल कन्वर्ट करना होगा। और किलोवाट को कन्वर्ट करना करेक्ट सही है। तो बच्चे भूलेंगे किलोवाट मेंशनड है। अब हमें किलोग्राम साउंड करेंगे तो 1000 शेड यूज कर पाएंगे। हाँ आगे वोल्टेज 220 वोल्ट। अब पार के कई फॉर्मूले थे जिसमें हमें लिस्ट के हिसाब से I इक्वल्स टू P इक्वल्स टू V इनटू I को हमने चेंज किया, I इक्वल्स टू P अपॉन V। अच्छा करंट निकालने पर 13.63 एम्पियर आ रहा है। अब ये अब आपके लिए अच्छा पता है क्यों? इसमें लिखा व्हाट लाइकली टू हैपन टू द हीटर स्विच्ड ऑन। अगर मैं हीटर को स्विच ऑन करूंगा, फ्यूज का जो मैक्सिमम रेटिंग वो 5 एम्पियर का है, वो करंट कैपेसिटी आपको पता होगा, और 5 एम्पियर के मैक्सिमम को अलाउ करेगा, लेकिन तो 39.63 एम्पियर कुछ ड्रॉ करने वाला है। 5 एम्पियर के सर्किट पे 13 एम्पियर का ऑब्जेक्ट क्रॉस अप्लायंस। फ्यूज विल ब्लो ऑफ। सिंपल है, डायरेक्ट था, द फ्यूज विल ब्लो ऑफ कटिंग ऑफ द पावर सप्लाई इन द सर्किट। तो 5 एम्पियर के सर्किट पे आप 13 एम्पियर का अप्लायंस नहीं चला सकते, और चलाएंगे तो फ्यूज विल ब्लो ऑफ। ठीक है, डायरेक्ट 3 नंबर में मतलब 2.5 नंबर का हो जाएगा। उन्होंने सारी चीजें पूछ ली आप लोगों से। बिल्कुल। क्वेश्चन में 33 आता है यार, अभी ऑप्शंस में जाते थे। फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है स्टेट ओम्स लॉ। बहुत इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक फाउंडेशन, अगर आप 12th के लिए भी प्रिपेयर अपने आप को रखोगे ना, 11th एंड 12th में 9th एंड 10th का रिपीटेशन तो होता है बट ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन सर ये चीज मैंने 12th में भी देखी है, मतलब वहां पे भी इंपॉर्टेंट ही। एंड स्टूडेंट्स गोइंग टू क्लास 11th एंड 12th ऑब्वियसली उनको इलेक्ट्रिसिटी डोमेन में जाने के लिए ओम्स लॉ प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। स्टेट है, सही चीज पूछी, इंपॉर्टेंट वैसे भी था और वैसे भी आगे भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्टेट हम कर सकते हैं भाई, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो होता है, लेकिन तभी तक होता है जब हम बाकी चीजें कांस्टेंट रखते हैं, लाइक टेंपरेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अगर मतलब इसमें वही चीज मैं मेंशन करना चाह रहा था कि ओम्स लॉ में हमने बच्चों को टेंशन है एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कि बाकी फैक्टर्स खुद से चेंज नहीं होते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था आपने लिखा है। हम अनचेंज करेंगे और टेंपरेचर का ध्यान रखना पड़ेगा।
राइट फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें सबको पता होगा ठीक है, Prove क्योंकि भी शायद करना ही है। इसको प्रूव भी नहीं करना, बेचारों ने पूछा भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल्स ऐड करने हैं, अब हम यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में हम ऐड करते थे रेजिस्टेंस को, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल्स को ऐड करते थे एंड दैट रिजल्ट रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज गिवन, क्योंकि हमें मतलब रेसिप्रोकल्स ऐड करने हैं। इवन हम सभी हम टीचर्स ने एक इसका तो प्रूविंग भी कराई है, पर यहाँ इन्होंने Proof सिर्फ नहीं पूछा, लिखने को simple कहा है, expression पूछा तो है। बस हमने लिख दिया है। ठीक, अब जो सेकंड पार्ट है देयर हेल्प आपकी मिल जाएगी। देखो इसमें कैसे फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर्स जो गिवन है, दो रेजिस्टर्स देयर सेम वैल्यू के पैरेलल गिवन है, कनेक्शन और उनके साथ सीरीज में है। अब यहाँ पर आप रेसिप्रोकल्स अभी जस्ट आपने देखा ना, वही रेसिप्रोकल्स का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रहे हैं हम। अगर दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में अरेंज करें सो इट इज 1/r प्लस 1/r, रेसिप्रोकल्स ऐड करेंगे हमें 2/r मिलेगा एंड अगेन वी नीड टू रेसिप्रोकल टू गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू। लास्ट में सीरीज कनेक्शन साथ में आ गया। अब यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू जो दोनों पैरेलल कनेक्शन की मिली थी वो r/2 थी। वी नीड टू ऐड दैट रेजिस्टेंस। सो आई थिंक डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 r आ जाएगा, करेक्ट है ना। और इसके साथ ये r Connection नहीं तो direct 1r है। है, तो उसको अगर हम टोटल देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 1 प्लस ये 1.5 r आ जाएगा, which is also 3/2 r। किसी ने अगर फ्रैक्शन में लिखा होगा तो कोई 3/2 दिक्कत नहीं है, लिखा तो नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है डियर, ये तो हो गया आपका कंप्लीट यहाँ। अब हम Then we have question 36 क्वेश्चन आएंगे। ये 36 क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गए, मतलब लाइट वाले चैप्टर में, जिसमें रे डायग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं सबको। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है ताकि थोड़ा टाइम देखिए। आपका भी कम लगे और हम भी डिस्कस अच्छे से कर पाए। क्वेश्चन नंबर 36 के ए पार्ट में फर्स्ट को है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, अच्छा इन्होंने रे डायग्राम भी नहीं पूछा है, एक्चुअली इन्होंने रूल पूछ दिया है। रूल पूछा है, अ रे ऑफ आपको लाइट बेनिफिट हो गया थोड़ा Incident- बेनिफिट हो गया इनको। हाँ, जिसकी हेल्प से बनाते थे वही पूछा है। A ray of light incident of concave lens, concave lens, ठीक। और इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जान इन्होंने थोड़ा ही अच्छा किया है क्योंकि बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि वो एक्सटेंड करना होता Extend करना है। होता है। नॉर्मल कॉन्वेक्स में पूछता दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने चलो थोड़ा अच्छा ये किया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें इसका नेचर डाइवर्जिंग है तो ये लाइट रे को डाइवर्ज करेगा बाहर की तरफ एंड भेजेगा। अपीयर्स टू मीट बिहाइंड। अब बिहाइंड वाला वर्ड हम वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अपीयर्स टू मीट हम डॉटेड पार्ट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो पार्ट अगर डाइवर्ज हो गया वो कभी मीट नहीं कर सकता प्रिंसिपल एक्सिस पे। पता होना चाहिए, नहीं तो 12th में और 11th में ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत हेल्प करता है। कन्वर्जिंग विल बेसिकली मीट, एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे। कन्वर्जिंग लाइट रेज विल मीट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, बट डाइवर्जिंग लाइट रेज अपीयर्स टू मीट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका डाइवर्जिंग लेंस हेल्प कर देगा। और एक छोटी चीज, एनसीईआरटी में वो स्ट्रिक्टली इधर F1 ही लेते हैं चाहे वो लेंस कोई सा भी हो, लेकिन क्लास 12th में आई थिंक यार अब ये चीज जो सर ने मेंशन कर दी, इसमें मैं भी आपको बता दूं 2f1 एंड f1 मेंशन्ड है। अगेन प्रिंसिपल फोकस हम तो जानते हैं दो होंगे, क्योंकि दोनों पार्ट उसके कर्व्ड हैं, तो कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग स्टेट उसके बाद दोनों एंड पे हैं। लेकिन जो 2f1 और 2f2 अभी आप 12th में पढ़ोगे जब, ये C1 एंड C2 कर्वेचर, अगेन दैट मिरर वाले पार्ट को ही हम यूज करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मेंशन करेंगे 2f1 एंड 2f2 को। लेकिन अभी 10th के लिए तो आपको यही प्रिपेयर रखना पड़ेगा। चलो मतलब आगे 12th के लिए कनेक्शंस आपके हैं, बहुत इसलिए important इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत So इंपॉर्टेंट basically- है 12th की। और इसी का सेकंड पार्ट पूछा है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्टली जा तो रही थी लाइट रे, नहीं, लेकिन क्योंकि इसका नेचर डाइवर्जिंग है, ये Divergent अलाउ है। नहीं करेगा। Correct. ठीक है, एटलीस्ट अपीयर्स टू तो हो, ये हमने प्रैक्टिस, क्योंकि ये रूल है तो हमने इन्हीं की हेल्प से डायग्राम्स बनाए हैं। Correct. तो यहाँ इसके बाद डाइवर्जिंग हो जाएगा और रूल भी नहीं ब्रेक हुआ कि passes through focus or appears to pass through focus Students becomes parallel to एक और principal help axis हो after गई, जैसे reflection। students की एक और help हो गई। जब हमने पढ़ा था 10th में, जब पढ़ाया होगा हमने 10th में, तो हमने ये दोनों बताया था अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। यार हाँ, ये exactly जानते हो वही से- जी। पैरेलल है, जी, जी। appears to pass focus, appears to pass through focus, after it become parallel, दोनों ऑप्शंस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ही हैं। बढ़िया है, तो मैंने कंट्रास्ट में पूछ लिया। करेक्ट करेक्ट। इसका सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट था। सेकंड पार्ट में एक न्यूमेरिकल है, हम सीधे लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो पॉजिटिव 4 आएगा। Correct. और H1 इट डिपेंड्स कि कोई HO लेता है, कोई H1 लेता है। अब हम अपने यूजुअल मैंने रूटीन HO में है तो हम करा। वही लेंगे। और फोकल लेंथ Focal कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी व्हिच इज 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16। U हमेशा नेगेटिव रहता है, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। -16। अब ये V और H2 पूछा गया है, H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो Direct formula based पूरा है। सॉल्व नहीं पूरा किया formula है based है। क्योंकि आपको बेसिकली आंसर चाहिए कि ये सही है या नहीं। Correct. तो बाय यूजिंग दिस लेंस फॉर्मूला हम इसकी हेल्प से निकालेंगे V, जो कि ये आ जाएगा -48। और फिर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जिसमें H2 हमें पूछा गया है, ये रहा, H1 दिया है, V निकाला है,
U गिवन है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें 12 सेंटीमीटर ये मिल जाएगा। ये इसमें एक चीज आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट पता है, वही साइन कन्वेंशन अगर करेक्ट नहीं है तो शायद हम वहीं पे मिस कर चुके हैं। तो देयरफॉर साइन कन्वेंशन आप पहले चेक करना कि साइन कन्वेंशन में करेक्ट लिखे कि नहीं लिखा। आफ्टर दैट उसके बाद बेसिक एलसीएम है, सब सॉल्व कर लेते हैं। रेशियोज ऑफ द हाइट्स एंड द रेशियो ऑफ द हाइट फॉर्म मैग्निफिकेशन फॉर्म है। दो उसका डेरिवेशन भी सिलेबस में आपके 10th में नहीं था सर, ये भी चीज बता दो। हाँ, सिलेबस में भी इनके derivation 10th में नहीं है ये चीज, 12th में आप पढ़ोगे। अगेन यू नीड टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन कि कैसे क्लास में यूजुअली हम ये बताते हैं कभी सर, नहीं, और नहीं मैंने मतलब मैं डेरिवेशन ही है बताते हैं हम लोग कि दिक्कत भी कुछ नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में आपने सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पढ़ा, उसी को यूज करके हम लोग रेशियोज को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। ये बताया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट था और में 36 का ही सेम है। इसमें कह रहा है रे डायग्राम बनाने हैं ऐसे ही, लेकिन इस बार कॉन्वेक्स मिरर है। अगेन तो मैं सिर्फ आपके साथ रे डायग्राम क्या था डिस्कस कर रहा हूँ। आगे न्यूमेरिकल भी है जो कि सेम इसी तरीके का है, तो वो डिस्कशन की हमें नीड नहीं है। रे डायग्राम्स में हमें सेम ही चीज पूछी गई दोनों में, बस इस बार लेंस था और यहाँ पे तो मेरा आ गया डाइवर्जिंग ही है। मुझे बस सेम चीज कॉपी करनी है, बस याद रखना है कि लाइट का साइड चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर अगर रिफ्लेक्शन है तो रिबाउंस बैक हमने पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है तो साइड चेंज पढ़ा है कि मीडियम को पास करता है तब वो दूसरी साइड पे पहुंचेगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि मिरर्स है तो रिबाउंस बैक करेगा। तो आप लोग अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, पैरेलल है, डाइवर्जिंग बट अपीयर्स टू मीट फोकस बट साइड चेंज होगी लाइट की। और यहाँ पे रिबाउंस बैक हो गया तो मुझे इसमें कुछ खास चेंज देखा नहीं। ये एक सेम था, डिफरेंस बिल्कुल सेम था। अब क्या लिखा होगा वो तो सर वो देखेंगे। तो बच्चों पे डिपेंड करता है इस बार। नेक्स्ट सर लास्ट क्वेश्चन है 39। ये क्वेश्चन ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। अब हमारा फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस करते हैं। उसमें एक पूरा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जो ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया है। आइए सीधे पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें उसने कहा है कि द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, सोर्स मेन वोल्टेज ये हो गई, एंड द पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब इज मार्क्ड इन द सर्किट, जो ऑलरेडी मार्क्ड है 22 वॉट, 11 वॉट, ये सारे सेम है। अब ठीक है, अच्छा इसमें दो की दी हुई है, यहाँ पे आके सर्किट ब्रेक हो रहा है। अब क्वेश्चन में यही टाइप पार्ट है कि हम अकॉर्डिंगली बताएंगे कि कहाँ पे कनेक्ट करना है कहाँ पे नहीं। ठीक, फर्स्ट पार्ट कह दो, स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन की K1 इज क्लोज्ड। क्लोज कर लेते हैं। मैं K1 को क्लोज करूंगा। एक मिनट सर, क्लोज करके पार्ट देखते हैं। अब जो पार्ट वर्किंग फॉर्म में होगा ना वो आपको कनेक्ट करना है, एक ट्रेस करना है, बस कनेक्टेड पार्ट ट्रेस कर लो बस। अब मुझे पता सिर्फ इसी को अप्लाइड वोल्टेज से इवन करंट फ्लो मिलेगा, एंड इतने ही पार्ट को ही अगर मिल रहा है तो सिर्फ ये ग्लो होगा। आई थिंक बाकी ग्लो नहीं होंगे। और सर फर्स्ट एक चीज और आप हिंट देख रहे हो, उसने खुद ही 220 लेके दिया है, मतलब कि जब यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो एक ही है जो यहाँ पे सोर्स लेगा। और वैसे अच्छी बात है, ऐसे देखना नहीं है पर हाँ स्टिल, क्योंकि सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन में अगर कंफ्यूजन इन केस होती है तो मेरे को पता ही, तो सीरीज में मुझे दिख ही रहा है कि पास में कनेक्टेड है। 220 वोल्ट अगर मैं पता पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सेम होती है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इसको भी 220 मिला, इन सबको भी मिलाकर 220 ही मिला, 55 है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज वेरी करती है, तो यहाँ पे क्योंकि सारे बराबर है तो सबको बराबर से वोल्टेज आई, तो 55 चार बार ऐड करने पर 220। तो बस हमें यहाँ पे ये बताना था दैट व्हिच वन विल ग्लो, तो आई थिंक ओनली ए विल ग्लो। हम ट्रेस कर लेंगे सर्किट को बस। सेकंड इसी के ऑप्शन में लिखा है इफ की K2 is closed, now that will not work if the K2 is closed now। अगेन ट्रेस करोगे तो यार मुझे ऐसे पता है कि यहाँ से इतना पार्ट ही कनेक्टेड है सोर्स से, ओनली दीस 4 विल ग्लो। अब ये चारों का वर्क करेंगे तो हमें ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा। ये चारों वर्क करेंगे B C D E, A will not work। ठीक, अब इसके लिए नेक्स्ट पार्ट आते हैं, वो छोटा सा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है जो कंफ्यूज आपको इसलिए कर सकता है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब B व्हेन इट ग्लोज। करंट फाइंड करना है तो मैं कनेक्ट करूंगा ओम्स लॉ से, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का नीड है। शायद B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना वो ले रहा है वो तो मेंशन है, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। मैं हो गया कंफ्यूज कि मैं ओम्स लॉ नहीं यूज कर सकता। रेजिस्टेंस फाइंड करने निकलोगे तो फॉर्मूला ऑफ पावर यूज कर सकते हैं गिवन डेटा के बेसिस पे, या फिर सिंपल है पावर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 55 वोल्ट्स, पावर रेटिंग गिवन है 11 वॉट। मुझे फॉर्मूला अगर याद है तो P इक्वल्स टू V है। I'll just place the given data over here, I'll get 0.2। P equals to V into I, तो I equals to P by V, हमने वही फॉर्मूला यूज किया, P यहाँ से लिया। लेकिन सर कंफ्यूजन अच्छी हो सकती थी, मतलब हाँ, हो क्योंकि सकती थी, अगर वो V इक्वल्स टू IR याद रखते हैं कि हमें पता है यार करंट फाइंड करके हम हर बार यही करते हैं, तो लेकिन यहाँ तो मैं पावर का फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाऊंगा। और उसमें भी कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के और गिवन डेटा P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R भी होता है, हम रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करेंगे, उन्होंने पूछा ही नहीं। लेकिन अच्छी बात क्या है नेक्स्ट में पूछ लिया उन्होंने,
कैलकुलेट से नेक्स्ट में पूछ लिया अच्छा, रेजिस्टेंस हाँ, पूछ ही ठीक। लिया उन्होंने फाइनली रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब पी अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है पावर गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है p इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r यूज कर सकते हो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर जो कि दिया है 275 ओम से इसी के पार्ट में अगर हम आगे जाएंगे तब हमें टोटल रेजिस्टेंस मेंशन कर लिया अब लेकिन ये तो पता था एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमें फाइंड किया है टोटल है ना अब टोटल में यार मुझे यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस की हमें गिवन इलेक्ट्रिक बल्ब से सो वी मे डू द 4 टाइम्स ऑफ दैट सिंपली 4 टाइम्स ऑफ दैट सर ये कर सकते हैं क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ करने का मतलब हुआ कि हम इसका रिक्वायर्ड आंसर डिस्कस अब आंसर आपका दिया कितना बना है ऑप्शन टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया 1100 ओम्स ठीक है अब 1100 ओम्स हुआ 275 आपका आंसर आया है ठीक है ये तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया और टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया 1100 ओम्स आंसर जो कि इसी को इनटू 4 मतलब अगेन मुझे वो नहीं करना था कि मैं सबका रेजिस्टेंस ईच फाइंड करूं और ऐड करूं कि सीरीज कनेक्शन में याद वैसे ही आता है हम सिंपली आ सकते हैं इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है सबके रेजिस्टेंस सेम होंगे ऐड करोगे 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा डेरिवेटिव तो इजी था और में सर आ गया अच्छा और में लास्ट में कह रहा है व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब्स इन द सर्किट व्हेन कीज K1 and K2 both are closed and the bulb C suddenly get fused अब दोनों बंद हैं लेकिन C बल्ब जो है वो खराब है फ्यूज हो चुका है अब अगर ये लिमिटेशन ऑफ सीरीज हाँ। कनेक्शन है आपका द बेनिफिट ऑफ दैट पैरेलल कनेक्शन वो क्लॉज उन्होंने इसमें ऐड कर दिया कंबाइंड देखो तो बढ़िया के ये सी कनेक्टेड अब सीरीज में था इनके साथ वो ब्रांच अब यहाँ पे कनेक्ट होने के बावजूद भी कोई Current flow सर्किट नहीं ड्रॉ होगा। नहीं होगा तो इसलिए इसका मतलब सिर्फ इसी की बात हो रही है द बल्ब A will glow only और क्या कह रहा है गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर तो जस्टिफिकेशन में हमने डिसएडवांटेज में ये पढ़ा था ना कि अगर सीरीज सर्किट में अगर एक कंपोनेंट या डिवाइस खराब होती है तो वो पूरा सर्किट ही फंक्शन नहीं करता ठीक है तो एग्जैक्टली यही टोटल यहाँ पे सेट 1 के हमारे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे हमारे पास इसमें एक चीज बहुत अच्छी चीज बताई इन्होंने कनेक्ट बहुत सारे टॉपिक्स के ओम्स लॉ सीरीज हाँ। कनेक्शन पैरेलल लिमिटेशन सब कनेक्ट कर लिए ये लास्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वो इसलिए कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीरीज में है और सीरीज में अगर एक कंपोनेंट खराब हुआ तो फिर वो आगे कंटिन्यू वो सर्किट वो वाली ब्रांच ही ब्रेक हो जाएगी एंड ओनली दैट ए विल गेट द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ करंट ठीक तो फाइनली फिजिक्स के हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए चलिए फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री अगर डिस्कस हो गया तो अभी फिर बायो पर डिस्कशन करते हैं तो बायो में ये हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ गिवन है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 15, 16 इस तरह से कुछ बायो के क्वेश्चंस थे जो सेट नंबर 3 में आपको गिवन थे तो टोटल सॉरी सेट नंबर 1 में गिवन थे टोटल 8 एमसीक्यू आपके और 4 2-2 नंबर के एक 3 नंबर का एक 4 नंबर का एक 5 नंबर का परफेक्ट 30 नंबर का बायोलॉजी का पेपर आया है पहला क्वेश्चन अगर सर फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये कहता था आपसे सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन व्हिच प्रमोट्स सेल डिवीजन अब सेल डिवीजन को तो जनरली सारे बच्चों सब बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होता है इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था साइटोकाइनेंस गिबरलिन इसका हो नहीं सकता था ऑक्सिन नहीं हो सकता था एब्सिसिक एसिड नहीं हो सकता था साइटोकाइनेंस क्योंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता था और क्या प्रमोट करता था मोहित सर सेल डिवीजन के साथ सेल ग्रोथ में मदद करता है ऑक्सिन की खैर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे पार्ट ऑफ अ फ्लावर व्हिच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन इज अब यहाँ पे बच्चों ने गड़बड़ की होगी पेटल्स एंड सेपल्स में सेपल सिर्फ पेटल को सपोर्ट देने के लिए होता है इसलिए इसका आंसर सी पेटल्स ओनली होगा जो कि अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in an experiment to study independent inheritance of two separate traits shape and color of seed सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आप लोगों को बताई गई थी कि आप लोगों को ट्रेट्स देख के पहचानना है कि क्रॉस मोनोहाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है यहाँ पे 2 ट्रेट्स की बात हुई है मतलब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है जिसके F2 प्रोजेनी का रेशियो होगा ये मेंडल का आपका सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पर पढ़ा था अगर आपको याद हो तो इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते थे एक तो पी का शेप इसमें एक ट्रेट था और दूसरा उसका कलर था तो इसका जो रेशियो निकल कर आया था आपको पता होना चाहिए बहुत ही इजी एमसीक्यू आया था ये इसका सी ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए था 9:3:3:1 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट देखो बच्चों
ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना मोहित सर, ये जनरली आपको भी याद होगा जब हम क्लास में बच्चों के साथ ये डिस्कशन करते थे, तो इसमें लेफ्ट और राइट का बहुत इशू आता था स्टार्टिंग में। इवन कई बार पढ़ाते पढ़ाते हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे कि यार लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ कंफ्यूजन जरूर होगी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। पहला ऑप्शन तो यही गलत हो जाता है कि राइट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, क्योंकि हम सभी जानते हैं सबसे पहला चैम्बर जो एक्शन में आता है दैट इज लेफ्ट एट्रियम, जो कि रिसीव करता है लंग्स से ब्लड को। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, जैसे आप फर्स्ट एमसीक्यू जब इसका गो थ्रू करते, जैसे इसने लिखा था राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब यही क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि राइट एट्रियम आपको पता होना चाहिए था कैसा ब्लड रिसीव करता है। राइट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ही, लेकिन लेफ्ट एट्रियम से, लंग से डायरेक्टली ना करके। और सेकंड ऑप्शन तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी था इसमें लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम कह रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेज रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, जो कि हम जानते हैं पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अगला ऑप्शन है राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा, व्हिच इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि राइट एट्रियम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास बी और सी दो सही ऑप्शन आ गए। तो 11th क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेरिडिटी का ही। A cross between two tall pea plants resulted in offsprings having a few dwarf plants. अब दो टॉल प्लांट बोले हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोला है प्योर टॉल प्लांट्स। प्योर बोला होता तो कैपिटल डी दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट होते, लेकिन यहाँ पे टॉल बोला है तो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल ट्रेट मस्ट बी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोटिस करनी है, हैविंग अ फ्यू ड्वार्फ प्लांट, बिकॉज सी और डी में जो हमने क्रॉस किया है कैपिटल टी स्मॉल टी को, डी में क्रॉस किया है कैपिटल टी स्मॉल टी को, तो जब भी हमारे पास प्योर ट्रेट आएगा कैपिटल टी वाला, तो कभी भी एक भी हमारे पास ड्वार्फ प्लांट नहीं आएगा। हम बचते हैं दो ऑप्शन के साथ। फ्यू यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, जो कि आकाश सर यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसमें हमारे पास 3:1 का रेशियो बनेगा। 3 हो गया टॉल के लिए, 1 हो गया ड्वार्फ के लिए। अब हम देखेंगे कि बी में भी हमारे पास ड्वार्फ और टॉल दोनों आ रहे हैं, लेकिन बी का जब हम करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास टॉल और ड्वार्फ दोनों बराबर संख्या में आ रहे हैं। और यहाँ पे बोला है हैविंग अ फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, यहाँ पे कहने का मतलब है कि टॉल वाले ज्यादा होंगे, ड्वार्फ वाले यानी शॉर्ट वाले कम होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये ड्वार्फ होगा, 3:1 रेशियो आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी के तीनों ये आपके टॉल हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि आर एनवायरमेंट से पूछा गया है। A food chain will be more advantageous in terms of energy if it has 2 trophic levels, 3 trophic levels, 4 trophic levels and 5 trophic levels. See, जब फूड चेन हमने आर एनवायरमेंट में पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था सैंपल पेपर में बार बार रिपीट हो रहा था कि ट्रॉफिक लेवल ज्यादा होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा क्यों नहीं होने चाहिए। तो यहाँ एडवांटेज के टर्म्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा स्टेप कम होंगे फूड चेन में, उतना ही ज्यादा उस फूड चेन को हेल्प मिलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो फैक्टर निकल कर यहाँ से आएगा वो ऑप्शन ए 2 ट्रॉफिक लेवल्स इसका आंसर होना चाहिए। जो कि जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होते हैं, आपको पता होगा 10% एक एनर्जी का हमने यहाँ पर रूल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हर एक सक्सेसिव स्टेप पे एनर्जी डेसिपेट होती है। तो जितने ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा कम आपका एनर्जी लेवल होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी वो ट्रांसफर हो पाएगी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है ओजोन के बारे में। पहला ही ऑप्शन ऐसा है, ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। अब हमें लगता है बहुत बच्चों ने ना, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हुआ। सर हमें लगता है ना कि ओजोन तो हमें बचा रहा है यूवी रेडिएशन से, तो पॉइजनस गैस बच्चे सबसे पहले बोलेंगे स्टेटमेंट गलत है। लेकिन रियलिटी ये है कि पॉइजनस गैस होते हुए भी हमें दूर से बचा रहा है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे ए की स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकती है।
बी स्टेटमेंट में इंफ्रारेड रेडिएशन से बचाने के लिए कह रहा है, जो कि हम जान रहे इंफ्रारेड हैं तो नहीं होता है, यूवी रेडिएशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो बी ऑप्शन आपका गलत था। सी ऑप्शन में लिखा था ओजोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट टाइम से ये प्लीज बच्चों याद रखना, ये जो O2 का जो मॉलिक्यूल होता है, जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ती है ना, तब इसका फिशन होता है, जिसकी वजह से ये दो पार्ट में हर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दो इंडिविजुअल एटम्स में डिवाइड कर देता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो फिर इस इंडिविजुअल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाती है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन बी 16th। ऑप्शन बी, जिसमें दो स्टेटमेंट को सही बता रहा है, ए एंड सी। अब आते हैं एसर्शन रीजन पे। क्वेश्चन नंबर 18 एसर्शन रीजन में जो पूछा गया है, एसर्शन है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, व्हिच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो जेनेटिकली सिमिलर तो होगा ही। और देखिए रीजन में भी यही लिखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट। परफेक्ट यहाँ आपको पे क्लास रीजन में दिया हुआ है। असर्शन रीजन में बहुत बार बताया जाता था, जैसे अभी ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन था, पर जनरली नेक्स्ट सेशन से जब भी आप कभी बैठोगे तो ये चीज प्लीज बच्चों ध्यान रखना। असर्शन रीजन में इसको करने का एक छोटा सा तरीका होता है। आप पहले जब एक बार रीजन से अगर गो थ्रू कर लोगे ना तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि ये करेक्ट रीजन है या नहीं है। तो पहले आप रीजन पढ़िए, उसके बाद आप असर्शन पढ़िए। तो यहाँ पर मोहित सर कौन सा ऑप्शन सही था इसका? ऑप्शन करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। Assertion: the waste we generate daily may be biodegradable or non-biodegradable. Is it true? स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि जो Statement वेस्ट हम बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। और इसका रीजन देखो आपको क्या दिया गया है। The waste generated if not disposed of properly may cause serious environmental problems. और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हम पढ़ना चाहेंगे ना कि क्या वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, जो डिस्पोज प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, वो सीरियस प्रॉब्लम इसलिए पहुंचा रहा है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों हो सकता है। सेंसलेस है ये। बिल्कुल तो यहाँ पे option एक्सप्लेनेशन D- सही नहीं बनती D है। ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अभी थ्योरी आ गए आपका, 2 मार्कर आपके शुरू हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपसे बायोलॉजी में। वेयर आर ऑक्सीन्स सिंथेसाइज्ड, हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रोपिज्म। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा मोहित सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आया था। देखिए 9th क्लास में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने ये सीखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं और हमेशा प्लांट्स के टिप्स पर होते हैं। टिप पे होता है, जो कि हम तो उसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। एग्जैक्टली। और तो उसको बढ़ाने ऑक्सीन के लिए जो ऑक्सीन प्लांट का हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीन। तो ऑक्सीन को अगर सिंथेसाइज्ड पूछा जाए कि कहाँ होता है, तो आपको लिखना था एट द टिप ऑफ द प्लांट। रूट्स एंड शूट्स भी अगर आपने लिखा है तो भी चलेगा, कि रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए, शूट की लेंथ बढ़ाने के लिए या टिप लिखेंगे तो दोनों ही करेक्ट होगा। और यहां से जो अगला इसका पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रोपिज्म, तो आपको साइंस में प्लांट हार्मोन के सेक्शन में वो एक्टिविटी याद आएगी जो बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी की हुई है। फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सीन किस तरह से काम करता है, जिसके बारे में आकाश सर बताएंगे आपको। आपने देखा था सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म जब ये टॉपिक शुरू हुआ था तो 2 तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, एक पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और एक दूसरा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर बच्चों हमने बहुत बार 2 एक्टिविटीज की हेल्प से हमने ये चीज समझा था कि ऑक्सीन को ना शेडी प्लेसेस में रहना बहुत पसंद है। तो जिसकी वजह से क्या होता था, आपको याद होगा एक्टिविटीज में हमने देखा था, सारा का सारा प्लांट के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है वो सारा ट्रांसफर कर जाता है शेडी प्लेसेस के साइड। जिस वजह से होता क्या है, प्लांट बेंड कर जाता है, जैसा मोहित सर आपको दिखा रहे हैं एक रफ डायग्राम में। प्लांट बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द लाइट और ऑक्सीजन शिफ्ट कर जाता है शेडी प्लेसेस में। तो यहाँ पे अगर आप ये लिखते कि फोटोट्रोपिज्म को किस तरह से प्रमोट कर रहा है,
ऑक्सिन्स रेजिस्ट द लाइट। जैसे ही लाइट पड़ती है, लाइट एक वो स्टिमुलस की तरह काम करता है, जैसे ही प्लांट के किसी एक हिस्से पे लाइट पड़ती है, ऑक्सिन दूसरी साइड चले जाते हैं। अब जिस साइड पे चले गए, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे लाइट पड़ी सारे ऑक्सिन्स इधर चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, इस साइड पे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ये ग्रो होता चला जाएगा, एक टाइम पे ये इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेच नहीं कर पाएगा बिकॉज वो एक ही स्टेम का पार्ट है। देन वो धीरे धीरे सन की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म या पॉजिटिव बेंडिंग टुवर्ड्स द सन ये प्रमोट कर रहे हैं ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द हेरिडिटी। इस बार सीबीएसई ने हेरिडिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। लिस्ट एनी टू पेयर्स ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी प्लांट्स यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ पे ये भी बताना है कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव कैरेक्टर्स है। अगर आपने मॉड्यूल का पहला पेज देखा होगा तो उसके पहले ही पेज पे आपको एक टेबल दिखी होगी अगर सर, जिसमें हमने बात की थी टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल ने कोई भी दो लिख सकते थे, इस्तेमाल किए थे। आप कोई भी दो लिख देते, कलर, शेप, कलर ऑफ द सीड, कलर शेप ऑफ द सीड्स, प्लांट का जो साइज होगा, टॉल होगा, शॉर्ट होगा, या फ्लावर की पोजीशन, कोई भी दो लिख सकते थे इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन ये था, कोई भी दो ट्रेड्स आप इसमें लिख सकते थे। जैसे शेप हो गया, बेसिक मेंडल के ट्रेड्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था डायहाइब्रिड क्रॉस में। और यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी था कि अगर आप लिखते हैं कि शेप और कलर, प्लांट का शेप, सीड का शेप, सीड का कलर अगर आप मेंशन करते हैं, अब वहां पे ये जरूर लिखेंगे कि डोमिनेंट क्या है यहाँ पे ट्रेट, रिसेसिव क्या है। जैसे सीड का एग्जांपल ले लेते हैं, शेप में दो शेप होते हैं सीड के यहाँ पे, रिंकल्ड और राउंड, जिसमें हम लोग जानते हैं राउंड डोमिनेट करता है और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव रहता है। तो यहाँ पे हाफ मार्क्स आई थिंक चारों पे मिलना चाहिए कि हाफ ऑफ नंबर आपने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के जो नाम दिए हैं, हाफ ऑफ नंबर डोमिनेंट और रिसेसिव जो आपने बताया है। और मोहित सर इसमें ना जो और वाला ऑप्शन था, और वाला जो इसमें सेकंड बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन था, जो बच्चों को बताया गया है कि क्वेश्चन कैसे भी पूछेंगे। और ये वही क्वेश्चन था जो आपका सीबीएसई सैंपल पेपर, जिसका आप लोगों ने फुल सिलेबस टेस्ट दिया था, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हुआ है वही, जिसमें 50-50% मेल और फीमेल के चांसेस होते हैं। एक इसी तरह का एक डायग्राम बनता, बिल्कुल सेम सिमिलर इस तरह से डायग्राम बनता। जैसे आप देखेंगे मेल में मिसमैच पेयर होता है, सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर जिसे कहते हैं। फीमेल में वो मैच करता है, होमोजाइगस होता है, एक्स और एक्स। अब यहाँ पे जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एक ही अलील फीमेल से आगे आ सकता है, दैट इज एक्स। लेकिन मेल में से वो एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा और एक्स के साथ एक्स मिलेगा तो बनेगा एक्स एक्स, और अगर मेल में से वाई आया है और एक्स मिलेगा तो एक्स और वाई बनेगा। दिस मीन्स कि यहाँ पे अगर एक्स एक्स बनता है तो देयर बी गर्ल, और अगर एक्स वाई बनता है तो लड़का होगा, और यहाँ पे दोनों के चांसेस बराबर बराबर बैठेंगे। तो इसीलिए 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है दोनों की ही, और आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के समझा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें मोहित सर, ये भी आर एनवायरमेंट से हमें देखने के लिए मिला था। व्हाट आर डिकम्पोजर्स, लिस्ट 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एब्सेंस इन द इकोसिस्टम। तो सबसे पहली चीज, डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करके, ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे हम लोग कई बार बायोलॉजी में डिस्कस करते थे ना कि अच्छा ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, और अल्टीमेटली हमारा आंसर होता था जी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो डिकम्पोजर्स के केस में भी यही होगा, लेकिन कैसे खत्म हो जाएगी, तो बहुत मेन चीजें नहीं होंगी। पहला ये होगा कि जितनी भी डेड बॉडीज है, चाहे डेड प्लांट्स की, चाहे डेड एनिमल्स, पाइल अप होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा तो आपको पता ही है, पूरे अर्थ पे आपको डेड बॉडीज ही दिखेंगी। और दूसरा रीजन होगा रिसाइकिल नहीं हो पाएगा कोई भी सब्सटेंस। Exactly. अगर डिकम्पोजर ही नहीं रहेंगे तो जो जिसको रिसाइकलिंग हम बोलते हैं वो हो ही नहीं पाएंगे। और जब रिसाइकलिंग नहीं होगी सकते थे। तो जो न्यूट्रिएंट सॉइल में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल होने थे वो नहीं हो पाएंगे, और धीरे धीरे अर्थ के डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आपको अगर आपने 2 चीजें भी लिखी हैं, सिर्फ डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन और 2 कॉन्सिक्वेंसेस में सिर्फ अगर आपने कीवर्ड भी लिख दिया है, पहला कि कार्केसेस ऑफ डेड बॉडीज और दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाएगा, तो भी मोर देन एनफ है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में हमें लिखना नहीं था। अब 3 नंबर का इकलौता क्वेश्चन जो हमारा आया है बायोलॉजी में वो है 29 क्वेश्चन नंबर, और है
हमारा प्लांट वाले सेक्शन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट लाइफ प्रोसेस में, जिसको काफी बार इग्नोर कर दिया जाता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वी वाटर द सॉइल बट इट रीचेस द टॉप मोस्ट लीव्स ऑफ द प्लांट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। अब ये वही वाली बात हो गई मोहित सर, पानी दिया प्लांट के सॉइल में और पानी चला गया ऊपर टॉप तक, ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताना था। तो इसका रीजन बच्चों दो तरह से हमें लिखना था। देखिए, जिस बच्चे को इसके बारे में ज्यादा खास आइडिया नहीं होगा उस बच्चे ने 110% इसमें जाइलम टिश्यू का डिस्कशन किया होगा और 110% 1.5 या 1 मार्क्स आपको इसके लिए मिल भी सकता है। लेकिन प्रिसाइज रीजन बच्चों इसका दो तरह से हम समझेंगे। एक, सबसे पहले जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं सोइल के अंदर प्रेजेंट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल आयंस, इनका मूवमेंट रूट हेयर के थ्रू जब होता है उस प्रोसेस को याद है ना क्या बोलते थे, एसेंट ऑफ सैप। ये वर्ड आपको यहाँ मेंशन करना है। बेसिकली आप एनसीईआरटी में जाएंगे, इसका परफेक्ट आंसर एनसीईआरटी में 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है। पहली चीज तो यहाँ पे क्या होगी, जो सर ने एसेंट ऑफ सैप का जिक्र किया है यहाँ पे, कि जो रूट होते हैं प्लांट्स के, रूट के सेल्स लगातार सॉइल में से आयंस खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से रूट और सॉइल में एक आयनिक डिफरेंस क्रिएट होता है। जब वो आयनिक डिफरेंस क्रिएट होगा तो पानी जो है वो सॉइल से रूट की तरफ मूव होगा और वहां पे एसेंट ऑफ सैप क्रिएट होगा। जाइलम टिश्यू की मदद से पानी ऊपर जाना शुरू होगा, एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगी वहां पे, इस तरह से पानी ऊपर जाता चला जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन हमेशा एक तरीका काम नहीं करेगा सर, दूसरा तरीका होना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ट्रांसपिरेशन जो आप लोगों ने पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन में आपको याद है ना, ट्रांसपिरेशन होता था द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज सक्शन, है ना। तो ये भी होता है, तभी टॉप मोस्ट तक पहुंचता है। अब क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस आता है ना। जब देखिए ना कि दिन में आपने कहा स्टोमेटा के पोर्स खोल के फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज का सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है कि अगर पोर्स खोलेंगे इवेपोरेशन होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स सरफेस से गायब हो जाएंगे। Exactly. अब जैसे दुनिया चलती है ना, वैसे प्लांट्स भी चलते हैं कि अगर ऊपर के सरफेस से पानी गायब होगा तो वो नीचे वाले से मांगेंगे, वो अपने नीचे वाले से मांगेंगे। इसमें बेचारा पिसता है जाइलम, और जाइलम फिर नीचे से खींच के पानी लेके आता है, बात पहुंचती है रूट्स तक, फिर रूट सॉइल से खींचते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं, जिसकी मदद से प्लांट में पानी का ट्रांसपोर्टेशन तो होता है। इसमें दो पार्ट लिखने थे बच्चों आपको, एक एस्टेट ऑफ सैप और दूसरा ट्रांसपिरेशन। फिर उसको आपको एक नंबर के या डेढ़ नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन करना था, बहुत ज्यादा नहीं। ट्रांसपिरेशन में डेफिनेशन एंड वो किस तरह से खींचेगा, और एसेट ऑफ सैप पे वो आयनिक डिफरेंस जो क्रिएट होता है। तो लास्ट क्वेश्चन बचता है मोहित सर, ये क्वेश्चन नंबर 30 सर लास्ट क्वेश्चन, आई मीन थर्ड लास्ट, 30 के बाद 35 और 38 है ना। जी अभी क्वेश्चन नंबर 30 बायोलॉजी में 16 क्वेश्चन है, 39 में से 16 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही 30 थे। लेकिन marks अभी तक हमने देखा सर कुछ ऐसा बायोलॉजी में देखा नहीं कि नहीं बच्चों सर, को बस मजा करना एक चाहिए। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें ऑक्सीजन का सिंथेसाइज जी, पूछा था जी, बच्चों से, और बस जो एक activity- ये क्वेश्चन था। जो एक्टिविटीज अच्छे से पढ़ के गया होगा वो ये भी करके आया होगा अच्छे से। अब एक 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है सर, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि ये 30 सर, 30 हम आगे 30 होगा सर, अभी एक क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। 30 क्वेश्चन नंबर हमारा अभी स्किप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30 ब्रेन में से, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया भी था कि एनसीईआरटी में ब्रेन का बहुत बड़ा टॉपिक दे रखा है, पर ज़्यादा कुछ वो पूछता नहीं है, ज़्यादा वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ पूछता है या फिर ब्रेन के लास्ट पार्ट पे। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया कि सीएनएस जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम बताइए जिनके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट आपको लिखने थे, एक आपका ब्रेन और दूसरा स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें अगला पार्ट पूछा है हाउ आर दीज कंपोनेंट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरीज। अब यहाँ पे देखिए ना 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 पार्ट से, ये पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। मतलब यहाँ पे आपको इन कंपोनेंट्स को कैसे इंजरी से बचा रहा है वो ज्यादा ना लिख के यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि ब्रेन को बचाने के लिए स्कल होता है हमारा जो स्कल है वो ब्रेन को इंजरी से बचाने के लिए है, और स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए आपका हमारी जो बैकबोन होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम तो करती है, लेकिन हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी बचाने का काम करती है। दोनों का नाम लिख दीजिए, बहुत है। बी पार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के लिमिटेशन पूछ रहे हैं, जो बार बार टेस्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके 2 लिमिटेशन ये होंगे। आप सोचिए कि
जब भी हमारे न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दौड़ी है इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से, जब भी हमें कोई बिजली का झटका लगता है तो हमें लगता है ना टाइम की, अच्छा थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए नॉर्मल होने में। इसी तरह से जब हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दौड़ते हैं तो उनको रीसेट होने में, पूरे मैकेनिज्म को रीसेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इतना टाइम होता नहीं है बॉडी को और सारे सर, फंक्शंस सारे सेल्स के पास नर्वस सिस्टम भी तो नहीं होता है। Exactly. भी बच्चे यहाँ मेंशन कर सकते थे, जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि नर्वस सिस्टम हर सेल तक पहुंच सके। एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिकल सबसे बड़ा इसका सिर्फ न्यूरॉन्स में होता है। disadvantages है, ये भी आप मेंशन कर सकते इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ न्यूरॉन्स में होता है। Exactly, sir. और पूरी बॉडी में सिर्फ न्यूरॉन्स तो है नहीं, और भी तरीके के सेल्स हैं जो हमने पढ़े कि भाई कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हो गए, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हो गए। तो इसीलिए दो यहाँ पे लिमिटेशंस आ गई। कीवर्ड्स अगर हम यहाँ पे याद रखें तो पहला कि रीसेट होने में थोड़ा टाइम लगता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बाद, और दूसरा बॉडी में न्यूरॉन्स के अलावा भी दूसरे तरीके के सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा बस पे आ जाते हैं। अभी 2 5 नंबर के बचते हैं ना सर, एक 5 नंबर का सर, एक केस स्टडी Case study 4 नंबर की है। तो 35 क्वेश्चन में ये मेरे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था कि स्पोर का ही सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ लिया, व्हाट आर स्पोर्स। खैर इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कशन किया था कि स्पोर एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है। तो रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा। स्पोर फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा था, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। तो स्पोर क्या है, एक वो सर reproductive एनसीईआरटी cell- का एक्टिविटी था जी। ये स्पोरेंजियम वाला, जी, जी। है ना, ये बिल्कुल वही था कि एक रिप्रोडक्टिव सेल व्हिच इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग या डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब आगे पूछता है कि ये कहाँ बनते हैं। तो जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन किया था हमने, स्पोरेंजिया जिसे प्लूरल में बोलते हैं, सिंगुलर में स्पोरेंजियम बोलते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट भी करता है, मतलब वो प्रोड्यूस भी करेगा पहले स्पोर्स को, फिर जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक उनको प्रोटेक्ट भी करके रखेगा। और फेवरेबल कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे हो गया इसमें मॉइस्चर और एक अच्छा टेम्परेचर, ताकि वो अपनी जनरेशन को उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर रिप्रोड्यूस कर सके। और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा है कि जो मल्टीप्लाई होके ये स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म का नाम है, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है हमारा राइजोपस का, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। Exactly. तो यहाँ पे पहले पार्ट में 3 हिस्से हैं क्वेश्चन के, एक डेफिनेशन, तो 1 नंबर की डेफिनेशन आपकी हो गई। उसके बाद हाफ ऑफ नंबर में इनके नाम और स्ट्रक्चर कहाँ फॉर्म होंगे, और 1 नंबर में हम अनफेवरेबल कंडीशन से कैसे बचते हैं वो लिख लेंगे। आप देखेंगे ना, जैसे आप लोगों का बार बार यही कंसर्न आता था, सर कितना बड़ा आंसर लिखना है, कितना बड़ा आंसर नहीं लिखना है। लगभग सभी क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे गए टुकड़ों में। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन भी है तो 1-1 नंबर के 3 टुकड़े हैं यहाँ पे। अब 1-1 नंबर में कितना ही लिखेंगे आप, तो जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिख के हमें आगे बढ़ जाना है। सेकेंड पार्ट में 2 रीजन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हम क्यों करते हैं प्लांट्स ग्रो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। तो 2 रीजन, 5-7-10 रीजन हम लोगों ने डिस्कस किए इसके। तो 2 रीजन में तो हम लिख सकते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि हमें मान लीजिए कोई बहुत अच्छे प्लांट्स निकल के आ गए, बहुत अच्छे क्रॉप निकल के आ गए, नाउ वी वांट कि अगली जनरेशन भी ऐसे निकल के आए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशन आ जाएगी। अब क्या पता वेरिएशन कई बार हमारे लिए अच्छी, कई बार खराब है, हम चाहेंगे सेम है, जेनेटिकली सिमिलर, तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सहारा लेंगे। लिलीज का एग्जांपल है, लिली के जो फार्मर्स है सर वो यही तरीका अपनाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ताकि डिजायर्ड क्वालिटीज लेके आए। दूसरे में हम लिख सकते हैं कि कोई प्लांट हो गया जो सीड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी हो गया सर है। एक चीज और इसमें ना, ये बच्चे ये भी इसमें एक पॉइंट बन सकता है, वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होता है ये बहुत फास्ट मेथड होता है। जनरली आपने देखा होगा, जैसे कुछ लैंड को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसको आपको 2 या 3 साल के टाइम पीरियड में आप देखते हैं ना, वो पूरा घना फॉरेस्ट बन जाता है। तो इस ये पॉइंट आप कहाँ से कनेक्ट करोगे, ब्रायोफाइलम, आपने इसमें एक वर्ड पढ़ा होगा ब्रायोफाइलम के, जिसके लीव्स पे भी बर्ड्स निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को तेज करने के लिए भी ये आप एक इसमें एडवांटेजेस लिख सकते थे। आप 5-6-7 आप एडवांटेज जानते हैं, उसमें से कोई सी भी 2 लिखेंगे और उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने 2 एग्जांपल लिखे कि हम इसलिए करते हैं, और आगे 2 मेथड के नाम बताएंगे। 2 मेथड में अब जैसे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, या फिर आप इन तीनों में से कोई सा भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। 2 ही मेथड पूछे हैं और दोनों को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है और आगे बढ़ जाना है। ये 5 नंबर का हमारा बायोलॉजी का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। और अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन और बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कशन के लिए रह गया है, केस स्टडी का आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें पूछा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जब लाइफ प्रोसेस शुरू करते हैं सबसे पहले
हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग खाना डाइजेस्ट भी करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं। पहला ही क्वेश्चन वहीं से पूछा है जहाँ पे हम खाना चबाते हैं, बकल कैविटी, माउथ कैविटी की हम बात कर रहे हैं। Name the glands present in the buccal cavity and write the components of food on which the secretion of these glands act upon. लाइफ प्रोसेस की शुरुआत ही यहीं से होती है, मतलब हमारे लाइफ प्रोसेस की चैप्टर में लाइफ प्रोसेस की शुरुआत ही यहीं से होती है, जहाँ पे हम ग्लैंड की बात करते हैं। पहला ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवरी एंजाइम Salivary amylase जो रिलीज करता है और Food जो में। स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम लिखेंगे, स्टार्च लिखेंगे, दोनों ही चीज चलेगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। अगला है दो ऑर्गन, टू ऑर्गन्स हु हैव अ स्फिंक्टर मसल। सर ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा था इन्होंने, क्योंकि जनरली स्फिंक्टर का इतना कुछ इसमें बच्चों ने भी शायद इतना कुछ खास पढ़ा नहीं हुआ इसके बारे में। और इसको ज्यादा आपको- इंपॉर्टेंस दी भी नहीं जाती, एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिख के छोड़ दी है। अगर लेकिन जिस बच्चे ने, जैसा बच्चों को कहा इसमें जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा था, टू ऑर्गन्स हैव ए स्फिंक्टर मसल्स एट देयर एग्जिट। नोट करना एग्जिट, दो ऑर्गन ऐसे बताने हैं आपको जिसमें स्फिंक्टर मसल्स तो है बट उनके एग्जिट पे है। तो सर एक तो इसमें स्टमक हो जाता, जी। स्टमक का लिंकेज विद स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा बच्चे लिख सकते थे लार्ज इंटेस्टाइन का जहां एग्जिट होता है, एनएस जिसको हम बोलते हैं, वहां भी स्फिंक्टर मसल्स का यूज होता है। तो ऑर्गन में हम लोग स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन लिख के आगे बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली। जिसने भी एनसीईआरटी एक एक वर्ड पढ़ी होगी जो कि सजेस्ट किया जाता है, लाइफ प्रोसेस ऐसा चैप्टर है, वो इसका सही जवाब लिख के आया होगा, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन। अब पूछना है कि अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो क्या होगा? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, म्यूकस से तो मतलब हर बच्चे को इसका आंसर आता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। म्यूकस जनरली स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करता है एक्सेसिव एसिड से। जो भी स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो एसिड को प्रोड्यूस करती हैं, म्यूकस भी उसमें से एक ऐसा पार्ट है जो उस एसिड के सेक्रीशन से खुद को बचाता है। नेक्स्ट था सर इसमें, विलाई आर एब्सेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट विल हैपन इफ विलाई आर एब्सेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन? आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, कुछ अब्सॉर्ब नहीं होगा, तो ना आपको कोई बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलेंगे ना कुछ मिलेगा, क्योंकि विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था, जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है ब्लड के साथ। इन शॉर्ट, जो भी डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के से होकर निकलता है, वो डायरेक्ट अब्सॉर्ब होता है ब्लड में। और ये किसकी वजह से होता है? ये विलाई की वजह से होता है। अगर विलाई ही नहीं होगा तो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट है वो अब्सॉर्ब हो ही नहीं पाएंगे, ना ब्लड में पहुंच पाएंगे, और फिर बेसिकली कहने का मतलब है इतनी मेहनत करके फूड डाइजेस्ट तो कर लिया, बट जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने वाले हैं वही नहीं कर पा रहे हैं, तो डाइजेशन का कोई मतलब, कोई फायदा यहाँ पे हुआ नहीं। सर एक लास्ट इसमें क्वेश्चन बचता इसके है, और वाले में। Bile juice does not contain any enzymes, yet it has important roles in digestion. Justify this statement. बाइल जूस के बारे में कह रहे थे, बाइल जूस में कोई एंजाइम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब अगर हम बात करें बाइल जूस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन में यही है, बिकॉज आजकल हम लोग जो इतना जंक फूड खाते हैं, फिर ज्यादा फैट वाला फूड खाते हैं, तो सबसे मुश्किल डाइजेस्ट करना जो होता है कोई कंपोनेंट फूड का, वो है फैट। और जब फैट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक भी एंजाइम ऐसा नहीं होता जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स पे, बिग Act फैट कर सके। ग्लोब्यूल्स पे काम कर सके। स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर लिवर की मदद लेनी पड़ती है। लीवर बाइल जूस बनाता है, रिलीज करता है, और वो बाइल जूस आके सबसे पहले तो उस फूड पेस्ट को एल्कलाइन बनाते हैं, क्योंकि तो स्टमक Soil में की help से। HCl की मदद चाहिए थी, क्योंकि वहां पे एक हार्मोन होता है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की अलग कंडीशन है, हम तो एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, तो उसके लिए बाइल जूस एक तो एल्कलाइन मीडियम बनाता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, फूड में जितना भी फैट ग्लोब्यूल है उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं। जब तक ये नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उस फैट ग्लोब्यूल का कुछ नहीं कर सकता। बाइल जूस जो है, जब वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही फर्दर कोई अलग हार्मोन्स या एंजाइम्स पे काम कर सकते हैं। इसीलिए बाइल जूस में भले ही कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही रखता है डाइजेशन में। तो ये था बायोलॉजी का डिटेल एनालिसिस, जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था, वो आपका पेपर बहुत बढ़िया गया हो, और ऑल द बेस्ट मेरे और आकाश सर की तरफ से आगे के आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।